अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सच बात में आपको खुशामदीद और मैं हूँ गजल अशरफ अवान। नाजरीन, ना करते बिलाखिर हाँ हो ही गई। मुज़ाकरात के हवाले से हमने देखा ऑपोजिशन पीटीआई और हुकूमत दोनों में बिलाखिर मुज़ाकरात हो गए। कल पहला राउंड हुआ था। पहला राउंड पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम में हुआ। पीटीआई ने इसको काफ़ी खुशगवार करार दे दिया। फिर उसके बाद हमने देखा कि एक निकाती एजेंडे पर बात की गई, जबकि पीटीआई ने 3 शराइत भी सामने रखी। पहली शर्त ये थी कि मई में कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी जाएं, जबकि जुलाई में इंतखाबात के लिए आइन में तरमीम की जाए और आइनी तरमीम के लिए तहरीक इंसाफ के इस्तीफे जो हैं वो वापस लिए जाएं। आज मुज़ाकरात का दूसरा राउंड था। दिन को मुज़ाकरात 3 बजे शुरू होने थे। अब ये नई खबर सामने आ रही है कि हुकूमत और अपोजिशन का डेडलॉक से इनकार और जो मुज़ाकरात है वो मंगल तक मुलतवी कर दिए गए हैं। जबकि आज हमने देखा कि इमरान खान साहब इस्लामाबाद एक मुकदमे में पेश हुए। वहाँ पर उन्होंने मीडिया से बात की। बात करते हुए उनका ये कहना था कि हुकूमत फौरी असम्बली तोड़कर अगर इलेक्शंस कराना चाहती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं है, बातचीत की ज़रूरत नहीं है। जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि तमाम मामलात आइनी हदूद के अंदर रहते हुए ही हल किए जाएंगे। फिर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की बहाली के हवाले से भी दरख्वास्त दायर कर दी गई है। पाकिस्तान अवामी लीग के चेयरमैन नासिर महमूद ने जो है ये दरख्वास्त दायर की है और उसमें उनका स्टांस ये है कि गैर कानूनी तरीके से असम्बलियाँ तहलील की गई हैं और हर सूरत जो है अगर ये चाहते हैं कि इंतखाबात हों तो फिर जो उसके अखराजात हैं वो इमरान खान से लिए जाएं। इस पर भी प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे। फिर हमने देखा कल एतमाद का वोट लिया। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों को ज़हराना दिया था। उस ज़हराने में ही ये फैसला किया गया कि एतमाद का वोट लिया जाएगा। एतमाद का वोट लिया, 180 अरकान ने एतमाद जाहिर किया। लेकिन फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जो एतमाद का वोट लिया गया है, जब तक सदर पाकिस्तान नहीं कहते ये एतमाद का वोट नहीं लिया जा सकता। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो 20 अरकान थे मुनखरिफ, उन्होंने भी वोट दिया है। तो इस तरह जो वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ हैं वो अक्सरियत भी खो चुके हैं। अब ऐसी सूरत हाल में बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं और मेरे कुछ सवालात भी इसी तरह हैं कि क्या मुज़ाकरात से कुछ हासिल भी होगा या फिर ये ला हासिल ही रहेंगे। दूसरा, जो मौक़िफ़ में एक सख्ती है क्या वो नरमी में तब्दील हो जाएगी। बुनियादी सवाल भी अपने पैनल के सामने ऐसे ही रखेंगे। क्या मुज़ाकरात की मद में पंजाब इलेक्शन एक बार फिर ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं, हाँ या नहीं के ऑप्शन के साथ अपने पैनल का इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ तो बैरिस्टर गोहर खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप लॉ एक्सपर्ट हैं। मोहम्मद अफजल खान साहब, आप साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हैं। अमीर अब्बास साहब, आप सीनियर एनालिस्ट हैं। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिर शाह साहब, आप भी सीनियर एनालिस्ट हैं। गोहर खान साहब, पहला सवाल आपसे मेरा है, कहिएगा कि क्या मुज़ाकरात की मद में पंजाब इलेक्शन एक बार फिर ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं, क्या एनालिसिस देंगे आप इसका? मेरा तो ख्याल है आफ्टर ऑल मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, डायलॉग है और ये आज पहला सेकंड राउंड था और दोनों पार्टी ने ये तो कहा है कि उम्मीद है इंशाल्लाह ताला मंडे ट्यूसडे को आखिरी राउंड होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी डेडलॉक अभी तक है और दोनों पार्टीज के जो नुमाइंदे बाहर आए हैं उन्होंने इस बात का तो इजहार किया है कि उम्मीद है कोई कंसेंसस डेवलप्ड हो जाएगी। लेकिन ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट सिंसियर नहीं है तो फिर तो डेडलॉक हो जाएगा और फिर आगे नहीं बढ़ सकेंगे। उस सूरत में फिर ये ऑप्शन होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो इंटैक्ट है और उसकी सूरत हाल होगी फिर सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर को कैसे इंप्लीमेंट करती है। और फॉर द टाइम बिंग मुझे तो ये उम्मीद है कि जब सुप्रीम कोर्ट के सजेशंस पे और दोनों पार्टी आखिरकार बैठी हैं तो उम्मीद है कि कोई ना कोई पेशरफ्त हो जाएगा इस मरतबा। लेकिन सर, इसहाक डार साहब भी ये कह रहे हैं कि आईनी दौर के अंदर जो है वो आईनी हदूद के अंदर रहकर बात की जाए। आईनी हदूद क्या है? आईनी हदूद तो ये थी कि 90 रोज में इंतखाबात हो, जो डेट गुजर गई है। देखिए, नव आइन के हदूद में ही डायलॉग होते हैं और आइन की हदूद ही यही है कि अगर आप असम्बली डिसॉल्व करें तो आइन की हदूद यही है कि विद इन 90 डेज इलेक्शन होने। अब 90 डेज में तो इलेक्शन नहीं हुए तो अब आइन के हदूद यही है कि फिर उसको टाइम फ्रेम में हो जाए जो सुप्रीम कोर्ट ने उसका तयन किया है। अगर वो भी नहीं हो सकता जो सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया उसके अंदर हो, और वो तयन यही है कि अगर आपके पास 2 प्रोविंशियल असम्बलीज है वो डिसॉल्व हुई हो और अगर 2 प्रोविंशियल असम्बलीज में से कोई भी मेंबर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जाता कि इन असम्बलीज को आप रिस्टोर करें तो फिर आइन का तकाजा यही है कि असम्बली में इलेक्शन होने। वहां की असम्बली में इलेक्शन इसलिए होने कि आइन के तकाजे के मुताबिक कोई गैर मुंतखब हुकूमत तो नहीं चल सकती मोर देन 90 डेज।
तो इसलिए हर सूरत तो इलेक्शन होने, लेकिन अगर पार्टीज इस कंसेंसस को डेवलप करते हुए आगे बढ़े तो जरूरी तो नहीं है कि नेशनल असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे। अगर ये असम्बली डिसॉल्व कर देते हैं तो फिर उसके लाइट में भी इलेक्शन होंगे विद इन 90 डेज। तो अगर मई में असम्बली डिसॉल्व हो जाती है तो ऑब्वियसली वी विल गो टू द इलेक्शन इन इन जुलाई, और अगर नहीं करते तो फिर ऑब्वियसली वही पुराना वाला होगा, वो तो बड़ी बदकिस्मती होगी। लेकिन उम्मीद है कि इस मरतबा कंसेंसस डेवलप हो जाएंगे। अभी तो इसहाक डार साहब को जरूर कह रहे हैं, लेकिन जो हुकूमत के नुमाइंदे बाकी किसी ने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। इवन अमीर साहब, कल अदालत का जो रवैया था सबने देखा, बहुत डिफरेंट था लास्ट हियरिंग से। आपको लगता है तहरीरी हुक्म का भी कहा गया था जो कि जारी नहीं हुआ, अब कोई हुकूमत फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगी इस हवाले से? मीर साहब, की तरफ ना जाए और इलेक्शन हो और कानून की अमलदारी हो। ये हुकूमत तो उसकी अपोजिट चाह रही है, तो फ्लेक्सिबिलिटी तो नहीं दिखाएगी ताकि एक मरतबा फिर इंतशार की तरफ जाए, क्योंकि इंतशार इस तरह होगा कि ठीक है। अमीर अब्बास साहब, मुझे आप कहिएगा, जैसे कि गौहर खान साहब ने भी हमें बताया आइन के हवाले से, आप इससे राय से इत्तफाक करते हैं कि मुज़ाकरात की मद में जो पंजाब इलेक्शन है एक बार फिर ताखीर का शिकार होंगे, हुकूमत कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगी? मुझसे सवाल कर रही है? जी जी अमीर साहब, आपसे। जी देखिए, मुझे तो एक इस बात की समझ नहीं आई है कि एक ताकतवर फरीक है, एक फरीक सुप्रीम कोर्ट है इसमें, जिसने जो ये झंडा लेकर उठी कि हम आइन पर अमल दरामद करवाएंगे और 90 दिन का मतलब 90 दिन है, और हम देखते हैं कि आइन के खिलाफ कौन चलता है। एक है सियासी फरीक तहरीक इंसाफ जो कहते हैं कि भाई 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, और वो खुद करवा नहीं सकती थी, जो कि वो ऑपोजिशन में है, उसके इख्तियार में कुछ नहीं था। वो सुप्रीम कोर्ट का पल्लू पकड़ के बैठ गई कि जी सुप्रीम कोर्ट ये जो आलम पासदारी का लेकर उठी है, सुप्रीम कोर्ट के वसीले से हमें इलेक्शन मिल जाएगा। और दूसरा एक फरीक है हुकूमत और उसके साथ सारी रियासत के इदारे, जो कि ताकतवर फरीक है। अब ताकतवर फरीक ने आइन को जूते पर जूता मारा, आइन को ठेंगा दिखाया, और अदालत के सामने भी वो ताकतवर फरीक जो है वो बेआबरू होकर खड़ा हो गया, बेलिबास होकर खड़ा हो गया। इससे तासुर तो ये फिर मिल गया हमें कि आइंदा से जहां पर भी ताकतवर फरीक अगर रियासत के सामने खड़ा हो जाए तो वो रियासत को सरनेगू कर सकता है। ये बात तो साबित हो गई ना, यानी 90 दिन गुजर गए, 90 दिन गुजर गए 14 अप्रैल को, आज हम खड़े हुए 28 अप्रैल या 29 अप्रैल को। इसका मतलब है कि हमने 90 दिन को तो 5-5 कर दिया, आइन को तो हमने 5-5 कर दिया, और एक ताकतवर फरीक ने आइन को भिगो के जूते मारे, और सुप्रीम कोर्ट को भी वो उसने बालाताक रख दिया। तो पहले तो हमारी सुप्रीम कोर्ट जिसने ये सो वोटो लिया, या तो सुप्रीम कोर्ट सो वोटो नोटिस लेती ना, ये सियासतदान एक दूसरे के साथ गन करते, खेलते, खिलवाड़ करते, जो भी करते रहते। जब सुप्रीम कोर्ट बीच में आई, उसने कहा कि ऐसी की तैसी मैं हूं यहाँ पे इस मुल्क की सबसे बड़ी चैंपियन आइन पर अमल दरामद की, मैं देखती हूँ कि कैसे आइन पर अमल दरामद नहीं होता। तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट से भी एक मुद्देबाना दस्ता सवाल होना चाहिए ना कि भाई साहब आपने जो नोटिस दिया था, उस नोटिस का धर्म कहां है, उस नोटिस का वकार कहां है? अगर मंगल तक, जैसे आप फरमा रही हैं कि मंगल को अब मुज़ाकरात होंगे, इसका मतलब है वो 14 मई तो गुजर गई है, 14 मई को तो इलेक्शन नहीं हो सकते। ना सुप्रीम कोर्ट की दी हुई पहली तारीख 30 अप्रैल पर इलेक्शन हुए, ना सुप्रीम कोर्ट की दी हुई दूसरी तारीख 14 मई को इलेक्शन हुए, ना सुप्रीम कोर्ट दी गई 3 मुद्दतों का कोई पास रखा ताकतवर फरीक ने। ठीक है, सब कुछ उड़ा के फेंक दिया। ठीक है, आप ये समझते हैं कि नहीं हो सकते? ठीक है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अफजल साहब, मुझे आप बताइएगा, जैसे कि अमीर साहब भी कह रहे हैं उनको नहीं लगता, आप इस राय से इत्तेफाक करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बात यह है कि 9 अप्रैल को जब ये हुकूमत तब्दील हुई थी जी, उस वक्त उसमें बाजवा साहब सरसील थे, उसके साथ बाइडन की CIA की सपोर्ट थी, और उस वक्त बंदियाल साहब ने भी इसके ऊपर आंखें बंद की, बल्कि कंप्लिसिट रहे, सपोर्ट दी इनडायरेक्टली। रात को गाड़ियां आई, रात को अदालतें खुली, और उसकी हर तमाम जितने स्टेट की पावर थी वो तमाम इमरान खान के खिलाफ थी। अब अल्लाह के काम देखें, आज 1 साल गुजरने के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी बर्बाद है, पाकिस्तान में महंगाई, वो जितना जहां पे वो थे उसके से बहुत
बहुत ही आगे बढ़ गए। वो पहले महंगाई मार्च वगैरह करते थे और मिड टर्म इलेक्शन भी मांगते थे। अब एक साल में ये हुआ कि बाजवा की जितनी पोजीशन बर्बाद हो गई और जायज तौर पर हुई, जितना नुकसान उसने पाकिस्तान के इमेज को, पाकिस्तान की आर्मी के इमेज को पहुंचाया और पाकिस्तान की इकोनॉमी को पहुंचाया। उसके बाद बाइडन की अपने मुल्क में, मैं कल देख रहा था सोशल मीडिया पे, उनकी जो रेटिंग थी वो 27 पर आ गई थी, यानी उसको दोबारा शायद इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए टिकट भी ना मिले। अच्छा। तीसरे जो फरीक थे अता उमर बंदियाल साहब, अल्लाह ताला ने उसके दिल में डाला कि नहीं, इस हद तक भी नहीं जाना चाहिए कि एक फरीक के खिलाफ इस हद तक ज्यादती की जाए, और उसने कहा कि जी मैं आइन के मुताबिक फैसला करूंगा, और उसमें डिले हुई बिल्कुल। एक इस बात से मैं उनसे, अमीर अब्बास साहब से मुत्तफिक हूं कि वो 14 अप्रैल से पहले होनी चाहिए थी, लेकिन ये 14 मई को बात चली गई। ये ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट समझ आ गया। साबिर शाह साहब, मैं इस पर आपका एनालिसिस भी जानूंगी, लेकिन एक ब्रेक का कहा जा रहा है। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मुज़ाकरात के हवाले से। पीटीआई में और हुकूमत में जो मुज़ाकरात जारी हैं, जो कि अब मंगल तक मुलतवी कर दिए गए हैं। साबिर शाह साहब, आपकी राय इस पर जानना चाहूँगी। आप क्या समझते हैं कि 14 मई को जो फैसला वर्डिक्ट मौजूद है, हो जाएंगे उसमें इंतखाबात? देखिए गजल, जितनी डिले हो चुकी है जी, मैं जितना बड़ा निसाद मर्जी। हेलो जी जी सर, आपकी आवाज आ रही है। मैं बहुत बड़ा नकाद हूँ इलेक्शन कमीशन का, लेकिन अगर आप मुझे भी इलेक्शन कमिश्नर लगा दें तो मेरे ख्याल है 14 मई को मैं अब इलेक्शन नहीं करवा पाऊंगा। ठीक है। बहुत सारे इंतजाम करने होते हैं और इलेक्शन उसी सूरत में पॉसिबल थे अगर जुडिशियल रिस्ट्रेंट की बजाय कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दी जाती उन पे जिन्होंने इलेक्शन करवाने से इनकार किया या फंड रिलीज नहीं किया। दूसरी बात है, मुझे सुप्रीम कोर्ट पे हैरानी है कि उन्होंने स्टेट बैंक के गवर्नर को पैसे तलब किया इतने दिन पहले। फाइनेंस डिवीजन का अकाउंट है, फाइनेंस डिवीजन ने पैसे रिलीज करने हैं। अगर इसहाक डार को मौके पे उस वक्त समन किया जाता, उन्हें ऑर्डर किया जाता, वो पैसे ना रिलीज करते तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती। गवर्नर स्टेट बैंक ने तो पैसे रिलीज नहीं करने, ये आपको मैं इंफॉर्मेशन से बता रहा हूँ। दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट तो ये चाहेगी कि इलेक्शन उस वक्त तक न हो जब तक इमरान खान की जिंदगी है। उस वक्त जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है उनका और जो महंगाई और जो बेड़ा गर्क इन्होंने किया है वो तो अफोर्ड ही नहीं करती इलेक्शन। और अगर इमरान समझे कि इनको अगस्त में इलेक्शन मिल जाएंगे तो मुझे नहीं लगता, ईगोज भी इन्फ्लेटेड है और इतनी जल्दी वो। लेकिन सर, अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है ना कि आज जो कुछ हुकूमत कर रही है, जिस तरह इलेक्शंस की राह में रुकावटें डाल रही है, कल इन केस अगर पीटीआई पावर में होती है तो फिर ये सब कुछ रिपीट होगा। आज तो इन्हें पार्लियामेंट की बात भी की जा रही है, मुल्क तो तबाह हो जाएगा फिर ऐसे। देखिए, पीटीआई का पावर में आना कोई आसान काम नहीं है। आवाज के खिलाफ है, बहुत सारी कुत्तें जिनका नाम आप और मैं लेने से डरते हैं टीवी पे जी, वो भी उसके साथ नहीं है। उन्हीं की शय पे ये हुकूमत जो है ये हरकतें कर रही है। तो ये तो एक दीवाने का साहब है अगर मैं कहूँ कि इतनी आसानी से पीटीआई को आने देंगे और इमरान फिर वजीर आजम बन जाए। इस वक्त तक जो इमरान खान का गेन है, जो प्लस पॉइंट ये है, ही इज लिविंग ऑन डिस्पाइट ऑल थ्रेट्स, ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड एज येट। तो मुकदमा भी चले तो 3-4 महीने कम से कम चलेगा, ट्रायल होगा। इमरान खान इज नॉट इन जेल, हाउएवर जेल में भी चले जाएं, डिस्क्वालीफाई भी हो जाए, उनके पास इलेक्शन जीतने की सलाहियत मौजूद है। सिर्फ 2/3 नहीं, 3/4 अक्सरियत से जीत सकते हैं। क्या ये तमाम कुव्वतें अफोर्ड करेंगे? आप मुझे बताइए। आपका जजेस आर अगेंस्ट हिम, एस्टैब्लिशमेंट इज नॉट हैप्पी विद हिम and all the political parties are not happy with us. ठीक है, आप समझते हैं अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो वो भारी अक्सरियत से जीत सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गौहर साहब, मुझे कहिएगा, एक और बात भी की जा रही है कि पीटीआई की हुकूमत से कौमी असम्बली के इस्तीफे वापस लेने की शर्त दुरुस्त है। आइन इस हवाले से क्या कहते हैं? आइन में कोई गुंजाइश है कि एक दफा इस्तीफे दे दिए जाएं और फिर इस तरह वापस?
पहले तो मैं ये अर्ज करूँ कि कल भी जो मुज़ाकरात हुए हैं, आज भी जो मुज़ाकरात हुए हैं, कल के मुज़ाकरात की भी अली ज़फ़र साहब ने उसका जिक्र किया था। पीटीआई की तरफ से तो कोई ऐसा मुतालिबा गवर्नमेंट से नहीं किया गया है और कि जी आप हमारे इस्तीफे वापस ले लें, क्योंकि वो तो एक आईनी कानूनी मसला है और वो हम हाई कोर्ट के जा चुके हैं और हमारा उस पे मुद्दा यही है, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट के साथ सिंगल पॉइंट एजेंडा और वो ये है कि द अर्लीस्ट पॉसिबल इलेक्शन की किसी डेट पे एग्री किया जाए, बजाय इसके कि ये सारा प्रोसेस जो हो रहा था कंटेम्प्ट की तरफ चले जाएं और सुप्रीम कोर्ट इसमें और कार्रवाई शुरू करे। अदरवाइज मेरी तो जरूर ख्वाहिश यही है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करती है द अर्लीस्ट पॉसिबल और कंटेम्प्ट की तरफ जाती, लेकिन वो इस वक्त हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में वन पॉइंट एजेंडा है इलेक्शन। जहां तक इस्तीफों का ताल्लुक है तो वो हमने हाई कोर्टों में पिटीशन फाइल की और हमारा यही कहना है कि हम इस्तीफे दे चुके थे, हमने स्पीकर को भी कहा था, बार बार जा चुके थे, पिटीशन भी फाइल की थी, हाई कोर्ट ने हमारी पिटीशन डिसमिस की थी। हमारा कहना यही था कि वन गो में हमारे इस्तीफे को एक्सेप्ट किए जाए और कोर्ट ने यहाँ ये हमें कहा था कि नहीं, कानून के मुताबिक वन गो में जो इस्तीफे हैं वो एक्सेप्ट नहीं हो सकते, इंडिविजुअल वेरिफिकेशन होगी। ये हुकूमत का भी मौक़िफ़ था, ये स्पीकर का भी मौक़िफ़ था। जब हमने ऐलान कर लिया 14 जनवरी को असम्बली डिसॉल्व हो जाती है पंजाब की, 17 तारीख 18 तारीख को असम्बली डिसॉल्व हो जाती है केपीके की, जिस वक्त हुकूमत पीटीआई ऐलान करती है कि हमने वापस असम्बली जाना है, हमने लीडर ऑफ द अपोजिशन लेना है, हमने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन लेना है, उसी दिन 17 को हमारे 35 एमएनए की रिजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाती है विदाउट वेरिफिकेशन, फिर 35 की और फिर 43 की, और ऐसी रिजिग्नेशन एक्सेप्ट हुई। गजल में आपको बताऊं कि 1:50 पे 1:50 पे हमारे एमएनएगान साहिबान सारे जा चुके थे, उनकी मीटिंग हुई थी और नो अदर देन द चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने खुद उनसे रिसीव करके ये लिखा कि एज ऑफ टुडे मेरे पास आपकी रिजिग्नेशन की कोई वो नहीं आई है स्पीकर की तरफ से, और उसके एक दिन बाद भी उसके पास स्पीकर भेजे थे और कहते हैं आपने विड्रॉ नहीं किया। तो वो हमारा ये कहना है कि जी वो तो हम विड्रॉ कर चुके थे, वो एक्सेप्ट ही नहीं हो सकते। अमीर साहब मुझे आप बताइएगा कि आपको ये दुरुस्त नजर आता है पीटीआई का फैसला? कौन सा वाला फैसला? सर, पीटीआई ने ये कहा है कि हुकूमत से कौमी असम्बली के इस्तीफे वापस लेने की शर्त है ये पीटीआई की। आपको लगता है कि ये शर्त उनकी दुरुस्त है? देखिए, वो शर्त उस सूरत में दुरुस्त हो सकती है या वो शर्त उस सूरत में रखनी चाहिए अगर आईनी तरमीम के ऊपर मामला जाता है। यानी पीटीआई को वापस आने की जरूरत तो तब पड़ेगी ना कि अगर आईनी तरमीम करके ये जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल क्राइसिस है, इस क्राइसिस से बाहर निकले के लिए आप 90 दिन से आगे जा चुके हैं और आपने असम्बलियों को कुछ को पहले तोड़ना है, कुछ टूट चुकी है, आपने मुतफ़िका तारीख बनानी है। उसके लिए अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है तो फिर आपको 2/3 अक्सरियत पूरी करने के लिए पीटीआई को लाना पड़ेगा। अगर इसके अलावा कोई मामला हल करने की कोशिश होती है और ऐसी सिचुएशन, जितने भी दोनों तरफ के वकला हैं वो बड़े जुगादरी वकील है दोनों तरफ से, अगर वो कोई इसका हल तलाश कर लेते हैं तो फिर तो शायद वापस आने की जरूरत नहीं है। और इसके बावजूद अगर पीटीआई कहे कि हमने वापस आना है तो फिर तो इमरान खान साहब की ये नाकामी है कि वो बार बार असम्बलियों से इस्तीफा देते हैं। यानी उन्होंने 2014 में भी असम्बलियों से इस्तीफे दिए, उन पर तनकीद हुई कि कभी भी सियासत के मैदान को दानिशमंद और हिकमत वाला सियासतदान खाली नहीं छोड़ता। उन्होंने वही गलती और वो एक सियासी घमाकत बन गई, वो दोबारा की और उन्होंने इस बार भी उसका नुकसान उठाया। तो अब अगर वो वापस आएंगे उसी सूरत में उनको आना चाहिए। अगर ये असेंबली अक्टूबर तक चले, अगर इंतखाबात अक्टूबर में हो तो फिर वो वापस आए तो चले, इट मेक्स सेंस। ठीक हो गया, लेकिन वो फिर वापस आगे कुछ कर नहीं सकते। अब इस वक्त उनके हाथों से सियासी खेल जो है वो हुकूमत के मामलात के हवाले से निकल चुका हुआ है। हुकूमत बहुत ताकतवर फरीक के तौर पर सामने आई है, एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत के साथ खड़ी हुई है, हुकूमत के सारे इदारे, पुलिस, एफआईए, एंटी करप्शन, नैब, फलाना ढमकाना, वो सब हुकूमत के दाएं और बाएं बाजू बन चुके हुए हैं। इमरान खान बाहर हो या अंदर हो, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर वो आना चाहती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की सूरत में हो सकता है, वरना कोई जरूरत नहीं हो सकती। ठीक हो गया सर, समझ आ गई। अफजल साहब मुझे आप कहिएगा, वज़ीर आज़म ने कल एतमाद का वोट भी लिया है, क्या वजह बनी, क्यों लेना पड़ा अचानक से खुद साख्ता? बात यह है कि उनको खुद भी यकीन नहीं है कि वो वज़ीर आज़म रह चुके हैं कि नहीं, इसलिए कि मनी बिल वहां पे नामंजूर हुआ। और मैं 2-3 चीजें आपको बताता हूं जो इलेक्शन कमीशन के साथ रिलेटेड हैं। एक तो साबिर शाह साहब ने कहा कि आप इंतजामात नहीं हो सकते। मैं आपको बता दूं कि जो 14 तारीख वाली इलेक्शन वाली डेट है, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब भी इन प्लेस है,
उसके लिए तमाम इंतजामात हो चुके हैं। इसका जो तमाम प्रोसेस होता है। और अच्छा मुझे ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन को आपके ख्याल में पैसे किस चीज के लिए जरूरत होती है? जी जो पोलिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट चीजें होती हैं, पोलिंग बॉक्स हैं वो हमारे पास यूएनडीपी का तोहफा है, वो एक जो शेड सा होता है गत्ते का वो हमें ऑलरेडी हमारे पास है, मोहरें हमारे पास करोड़ों की तादाद में है। वो मोहर वो जो लगाने वाली वो चीज होती है वो स्याही, आपने देखा होगा कचहरी में वो उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी स्याही डाल देते हैं, फिर वो चलती रहती है। मुझे पहले तो ये बताएं, हाँ हमने थोड़े से पैसे देने होते हैं वो टीचर्स को एज ऑनरेरियम, वो हम उनको दें या ना दें, कोई भी सरकारी मुलाजिम इवन प्राइवेट बंदा भी, और ये तमाम सरकारी गाड़ियां हम उस जमाने में रिक्विजिशन कर लेते हैं अपने लिए, ये इलेक्शन के लिए। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, सारी दुनिया में होता है। अच्छा 14 मई के लिए इलेक्शन कमीशन ने तमाम इंतजामात कर लिए हैं, तमाम कैंडिडेट्स को इंतखाबी निशान भी मिल चुके हैं। आपको बड़ा मालूम होगा कि वो तनूर का निशान भी किसी को मिल गया है। अगली बात अब उसके बाद यह है कि इसमें से जो कैंडिडेट्स विड्रॉ करना चाहेंगे, विड्रॉ करने के बाद एक फाइनल लिस्ट आएगी, फाइनल लिस्ट के बाद प्रिंटिंग के लिए ऑर्डर जाएगा। तो अभी इंतजामात सारे हो चुके हैं और हर आदमी अपनी जान बचाता है। इलेक्शन कमीशन ऊपर कंप्रोमाइज्ड हो, लेकिन नीचे जो उसका कारखाना है उसने अपने इंतजामात सारे कर लिए हैं। मतलब तमाम इंतजामात मुकम्मल है। सर मुझे इसका बता दीजिएगा कि पीटीआई का अब ये जो इस्तीफों का हवाले से बात है, उनका जो फैसला है, ये आप समझते हैं कि दुरुस्त है? बात यह है कि मैं सियासी आदमी नहीं हूं, मैं टेक्निकल आदमी हूं। मैं आपको ये बताता हूं कि अब तक जो गलत हुआ है वो ये कि जी 14 अप्रैल को इलेक्शन हो जाने चाहिए थे, वो 1 महीना डिले हुए हैं। ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इसको वो करेगी, इसका मदावा करेगी, इसलिए कि ये आईन की खिलाफ वर्जी। और बात सुने, असली इंपॉर्टेंट चीज जो है ना मंडे को है। मंडे को सुप्रीम कोर्ट में आप देखेंगे कि हो सकता है कि जो आपने मुझसे पहले सवाल किया वजीर आजम के वो कॉन्फिडेंस का जी हो सकता है कि उस दिन उसकी वजारत उज़्मा और जो वजीर खजाना है उसकी वजारत चली जाए। ठीक है अफजल साहब। साबिर शाह साहब मुझे आप बताइएगा, पीटीआई को अगर असेंबली में वापस चली जाती है तो सियासी फायदा होगा? अगर आइन में तरमीम करनी है तो जरूर जाए। देखिए हमारे यहाँ सियासत क्या है, मुनाफकत और यू टर्म्स का नाम है। और तमाम इसमें मुलव्वस है। तो अगर यही सियासत है, इन्हीं हुक्मरान या लीडरान के नीचे हमने रहना है, तो फिर कोई हर्ज नहीं है वापस जाने में। इमरान खान एक दफा पहले भी वापस गए थे, आपको याद होगा, साहिल कादरी के लॉन्ग मार्च के बाद। ऐसा है जी। तो बिल्कुल जाए, अगर आईनी तरमीम से बात बनती है तो बनाए। मुझे लगता नहीं इलेक्शन हो, मैं आपको बताऊं। अफजल साहब टेक्निकल आदमी हैं, बहुत कुछ जानते हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं। देखिए अभी तो सिक्योरिटी के मामला हैं, अभी तो प्रिंटिंग प्रेस में मामला जाना है। वो कह रहे हैं सारे इंतजामात मुकम्मल हैं। वो दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखिए लॉजिस्टिक मुकम्मल भी होते हैं, और अगर आप बहाना लगाना चाहें तो बहुत लगा लेंगे, क्योंकि 2 तारीख है, 13 तारीख तक सब कुछ रेडी होना चाहिए। तो क्या 10 दिन में सब हो जाएगा? क्या फौज रेंजर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस और अपने बंदे दे देगी? क्या जुडिशरी के बंदे उस वक्त तक रेडी होंगे? टीचर्स वगैरह तो होंगे। और क्या चीजें छप जाएंगी? कुछ सवालात है मेरे ज़हन में। अभी तक तो पैसे भी रिलीज नहीं हुए आपके सामने। 1-2 दिन खाते जाएंगे सारे, फिर कोई इतवार आ जाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट के साथ हेड ऑन कोलिजन की बातें कर रहे हैं कि हम नहीं मानते। तो ये अभी तो देयर इज अ लॉट टू हैपन। मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू 14 को इलेक्शन होते नजर नहीं आते। ठीक है। और मुझे तो अगस्त में भी होते नजर नहीं आते, क्योंकि ये बजट आ रहा है जून में जी। ये बजट बहुत सारे लोगों के स्टेक होते हैं, बहुत डिपार्टमेंट्स के। आई डोंट थिंक दे विल ब्रिंग अ केयरटेकर गवर्नमेंट इन जून टू पास अ बजट। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। ठीक है, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर इस मुतालिक बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, ये सारा सियासी तनाव, सियासी बिगाड़ तो एक तरफ है, लेकिन इस वक्त एक अहम खबर और भी है जिसको शेयर करना, डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि एक और वायरस जिसकी पाकिस्तान में तस्दीक हो चुकी है, और वो वायरस है मंकी पॉक्स वायरस। पहले डेंगू वायरस, फिर उसके बाद कोरोना वायरस,
और अब मंकी पॉक्स वायरस भी आ गया है, जो पाकिस्तान में जिसकी 3 अफराद में तस्दीक भी हो चुकी है। और इसके अलामात के हवाले से मैं बताऊँ तो वो बिल्कुल ऐसे जाहिर किए जा रही हैं जैसे कि कोरोना की थी, फ्लू, सर दर्द, बुखार इस तरह की थी। अब देखना ये है कि जब पहले कोरोना आया था तब मुल्की मईशत कितनी ज़्यादा ख़तरे में थी और किस तरह हमें चैलेंजेस का सामना अभी तक रहा है। अब ये वायरस जो है जिसकी तस्दीक भी हो चुकी है, ये पाकिस्तानी मईशत के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। अमीर साहब, मुझे आप बताइएगा कि जिस तरह अब ये वायरस आ गया है और हुकूमत जिसकी सिर्फ सारी तवज्जो जो है वो अपने मामलात के ऊपर है, क्या हुकूमत की तरजीहात में ये भी शामिल है? क्या इस तरफ भी कोई तवज्जो दे रहा है? मेरा ख्याल है हुकूमत तो इस वक्त अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रही है और हुकूमत की शायद इसके अलावा कोई तरजीह और नहीं है। आपको एक मंकी पॉक्स वायरस की बात कर रही है, इसके अलावा भी कोई और तरजीह हुकूमत की नहीं है। हुकूमत की तरजीह है कि हमने किस तरह अपने इक़्तिदार को आखिरी दिन तक पहुंचाना है और इमरान खान को माइनस किस तरह से करना है। देखिए, कोरोना और मंकी पॉक्स में एक फर्क हजारों में अभी तक यह है कि कोरोना जो है वो एक पेंडेमिक यानी एक आलमी वबा की सूरत में सामने आया था और उसने देखते ही देखते पूरी दुनिया को चंद हफ्तों में अपनी लपेट में ले लिया था। मंकी पॉक्स बहरहाल अभी तक जो इसकी इत्तलात सामने आ रही है, शायद उस सतह की आलमी वबा नहीं है, लेकिन बहरहाल शक्ल इख्तियार कर सकता है सर, आलमी वबा की शक्ल इख्तियार कर सकता है। मुमकिन है। आप शायद इस वायरस में और उस वायरस में कितना फर्क है तो बेहतर तौर पे कोई तिब्बी माहिरीन वाज़े कर सकते हैं, लेकिन एक बात तो जरूर हमारे लिए एहसास हो सकती है कि हमारा मुल्क इस वक्त किसी भी ऐसी वाशी हंगामी इमरजेंसी का और तिब्बी इमरजेंसी का मुताबिल नहीं हो सकता जिसकी वजह से आपको फिर मुल्क को लॉकडाउन करना पड़ जाए, आपको सेहत के ऊपर पैसा अरबों रुपए खर्च करना पड़ सके। आपको उसके मुताबिल नहीं है। लिहाजा जिसको कहते हैं प्रीएम्प्टिव मेजर्स या जिसे कहते हैं प्रोएक्टिव अप्रोच या एहतियाती तदाबीर, वो हमें उठानी चाहिए हमारी हुकूमत को, ताकि इससे पहले कि ये वबा मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। साबिर शाह साहब, आप मुझे बताइएगा क्या इक़दाम किए जाने चाहिए? देखिए, जिस तरह अमीर अब्बास ने कहा कि प्रीएम्प्टिव मेजर्स लेने चाहिए थे अब तक, यहाँ हुकूमत को बहुत सारे मतलब कर्टसी मीडिया ये बातें हम तक पहुँच रही हैं और अगर मरीज को पिम्स में दाखिल हो गए हैं तो अभी तक फ्लाइट्स की स्क्रीनिंग की क्या इन्होंने इक़दाम किए हमें कुछ पता नहीं है। डू दे नो व्हाट मंकी पॉक्स है, इसके क्या अलामात हैं पूरी तरह, अभी तक तो ये सिर्फ मैं बातें सुन रहा हूँ। मैं आपको एक बात बताऊं जी, हमने जिंदगी में कभी प्रीएम्प्टिव मेजर 75 साल हो गए, कैटास्ट्रोफी rocks the country, a calamity rocks the country, and then we become active. By that time, a lot of damage has already been done. और मैं आपको यही कहूंगा कि अगर यही सिचुएशन चलनी है तो why not have an emergency? Let's have a debate on it. ठीक है। Why not have an emergency? I want to debate on this. जी, आप समझते हैं कि हमें खुद भी कुछ जिम्मेदारियां अदा करनी चाहिए। अफजल साहब, आप मुझे बताइएगा पाकिस्तानी मईशत के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है? पाकिस्तान की मईशत बर्बाद हो गई है एक साल में, और जो ममालिक को हम कर्जा दिया करते थे या उनको हम लुक डाउन अपान करते थे बादिल नाफास्ता, आज वो उन सब से हम बहुत बुरी हालत में हैं और जिसकी वजह से हैं वो भी सबको मालूम है। साबिर साहब ने सही कहा कि नाम लेते हुए भी डरते हैं, लेकिन उसका नाम बाजवा है जिसने मुल्क को बर्बाद किया। और अभी हम अल्लाह से ही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह हमारे मुल्क में मजीद कोई तबाही और बर्बादी ना आए, और ये जो बर्बादी आ चुकी है इसकी कोई रिवर्सल, कोई कंपनसेशन अल्लाह की तरफ से इंशाल्लाह इंशाल्लाह। गौहर साहब, आप मुझे बताइएगा हुकूमत को मंकी पॉक्स की भी कोई कोरोना की तरह वैक्सीनेशन कोई शुरू करनी चाहिए इस हवाले से? मैं समझता हूं कि हर चीज को पॉलिटिकली नहीं लेना चाहिए। सरकार भी कोई चीज होती है, हुकूमत भी अपनी जगह, लेकिन हमारे बहुत अच्छे इदारे हैं, उसमें बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत डिवोटेड है, बहुत पेट्रियाटिक है। तो मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ताला वो इससे अच्छी तरीके से निपट लेंगे। अभी तो सिर्फ 3 की इब्तिदा हुई है और बच्चे अच्छे इदारे हैं, तो इंशाल्लाह ताला ऑप्टिमिस्टिक होने चाहिए, कोई ऐसी किस्म की वबा नहीं आएगी इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ। जी अमीर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं सिर्फ आखिरी कमेंट करना चाहूंगा कि इमरान खान साहब के दौर में जब कोरोना की वबा पाकिस्तान में पहुंची तो एक बहुत ही शानदार एक इंस्टीट्यूट खड़ा किया गया था और वो था NCOC जी, और वो एक सेंट्रलाइज्ड एक बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट उसका सिस्टम बना था। उसमें पाक फौज का बहुत बड़ा किरदार था और बहरहाल हुकूमत का भी किरदार था। उसको आज दोबारा एक्टिव करना चाहिए मंकी पॉक्स को डील करने के लिए।
ठीक हो गया सर, वक्त की थोड़ी कमी थी इस वजह से। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ मौजूद थे आज। पोलिंग हमने कुछ इस तरह क्रिएट की थी जिसका पहला सवाल इस तरह था, क्या मुज़ाकरात की मद में पंजाब इलेक्शन एक बार फिर ताखीर का शिकार हो सकते हैं, जिसका हाँ में आंसर 86%, जबकि नहीं में सिर्फ 14% आया है। दूसरा सवाल कुछ इस तरह था, क्या पीटीआई की हुकूमत से कौमी असम्बली के इस्तीफे वापस लेने की शर्त दुरुस्त है, जिसका हाँ में जवाब 95%, जबकि नहीं में 5% आया है। तीसरा सवाल, क्या हुकूमत को मंकी पॉक्स की भी कोरोना की तरह वैक्सीनेशन शुरू करनी चाहिए, जिसका हाँ में जवाब 71% और नहीं में सिर्फ 29% आया है। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।